आज की बात। स्वागत। महाराष्ट्र को परिवर्तन के आंदोलन की एक बड़ी परंपरा है और इस परंपरा में फुले, शाहू, अंबेडकर, ये ऐसे कई नाम लिए जाते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन इसमें एक नाम और भी जुड़ता है और वो नाम है साहित्य सम्राट, लोक शायर अण्णाभाऊ साठे। लोक शायर अण्णाभाऊ साठे को याद किया जाना इस वक्त भी इसलिए जरूरी होता है कि अण्णाभाऊ साठे का जो जीवन संघर्ष है और उनका जो साहित्य रचना है, इन दोनों को यदि हम देखें तो इसमें उन्होंने अपने जीवन के संघर्ष को अपने साहित्य में अभिव्यक्त किया है। अब देखिएगा कि अण्णाभाऊ साठे इन्होंने जितना भी कुछ लिखा है, आपको बताएं कि भाई उनके साहित्य का जो अनुवाद है वो संसार की लगभग भाषाओं में हुआ है। लेकिन अण्णाभाऊ साठे के इस बड़े योगदान के लिए साहित्य क्षेत्र में, इस बड़े योगदान के लिए उनका सम्मान भी बहुत हुआ। लेकिन ये सम्मान अगर हम भारत में देखें तो भारत में तो परिवर्तन आंदोलन इसे कहता है कि ये मैक्सिम गोर्की है, वह संसार के महान लेखक मैक्सिम गोर्की, जिन्होंने कई उपन्यासों की रचना की। लेकिन अण्णाभाऊ ने जिन उपन्यासों की रचना की वो उपन्यास भी कोई कमतर नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अण्णाभाऊ साठे बहुत कम चर्चा में आते हैं। क्या वजह रही होगी? एक बात को समझा जाए कि जब भी किसी भी निर्माण की बात होती है और इतिहास में उसे उल्लेखित करने की जब बात होती है तो फिर वो समुदाय जो हाशिए के समुदाय है, उन समुदायों से आने वाला साहित्य, उन समुदायों के प्रतिनिधियों ने लिखा हुआ साहित्य, उनका उस समुदाय को उजागर करता हुआ जो प्रातिनिधिक साहित्य है उसे अनुल्लेखित किया जाता है। और ये हमने हमारे यहाँ बहुत आयात में देखा है। हमारे यहाँ दो धाराएं मिलती है साहित्य में। एक धारा जो प्रस्थापित है और वो अपने आप को प्रस्थापित बनाए रखने के लिए पूरा प्रयास भी करती है। लेकिन एक दूसरी धारा जो इस प्रस्थापित मान्यताओं को चैलेंज करती रहती है, लेकिन वो अपनी जगह तो बिल्कुल स्थापित होती है, लेकिन उसे वो धारा जिसको लोग प्रस्थापित कहते हैं वो उसे स्वीकारती नहीं है। आपको कई ऐसे उल्लेख मिलेंगे, ऐतिहासिक उल्लेख, कि जिसमें अण्णाभाऊ साठे का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। बावजूद इसके कि अण्णाभाऊ साठे का स्वतंत्र महाराष्ट्र के आंदोलन तक मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, छात्रों के लिए संघर्ष, ये उनकी साहित्य अभिव्यक्ति का हिस्सा रहा है। हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो उनके जीवन की ही अभिव्यक्ति वो रही, उनके जीवन के संघर्ष की अभिव्यक्ति वो रही। लेकिन बावजूद इसके वो संघर्ष जो मिल मजदूरों के साथ वो खड़ा करते हैं वो भी, और ये संघर्ष जो स्वतंत्र महाराष्ट्र के आंदोलन के लिए करते हैं वो भी, इसमें अण्णाभाऊ साठे का वो व्यक्तित्व निखर कर नहीं लाया जाता है जो आना चाहिए, जिसके वे हकदार हैं। ऐसा क्यों होता है? तो हमारे यहाँ ये जो जातिगत भेदभाव की जो दलगत मानसिकता है, इस मानसिकता ने अण्णाभाऊ साठे को वो स्थान नहीं दिया। अण्णाभाऊ साठे अपने क्षेत्र में, अपने लोगों के बीच, अपने उस आंदोलन के परिवार के बीच अपने आप में बहुत बड़े रहे। लेकिन बावजूद इसके, जिसे हम समग्रता के विषय में अगर उसकी बात करें तो वहां अण्णाभाऊ साठे अनुल्लेखित नजर आते हैं। आज उनका स्मृति दिवस है। हम अण्णाभाऊ साठे की बात को और उनके संघर्ष को बहुत सामान्य शब्दों में समझ सकते हैं। अण्णाभाऊ साठे अपनी बात को इतनी सहजता से कहते गए, बड़ी सहजता से, कि जितनी सहजता से आम आदमी को वो बात समझ में आ जाए। उनके गीत, उनकी कविताएं, उनके उपन्यास, उनके पवाड़े,
लोग शाहिर के नाम से जाने जाते रहे। लोगों को भी अण्णाभाऊ साठे का ये खास परिचय नहीं होने के कारण वे भी अण्णाभाऊ साठे के उतने करीब नहीं पहुंचे, लेकिन अण्णाभाऊ साठे ने जिन विषयों को अपनी कथाओं का, अपने उपन्यासों का विषय बनाया, वो वास्तव में अगर हम इस वक्त में कहें कि जो दलित चेतना के साथ, दलित विद्रोह के साथ जो साहित्य खड़ा हुआ, जिसका नामकरण बाद में अम्बेडकरवादी साहित्य के रूप में किया गया, जिसको लोग फिर अब बौद्ध अम्बेडकरवादी बौद्ध साहित्य भी कहने लगे, लेकिन इसकी नींव हमें अण्णाभाऊ साठे के साहित्य में दिखती है। और वो भी उससे पहले चले तो क्रांतिबा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के साहित्य में दिखाई देती है। ये वही धारा है जिस धारा को लेकर अण्णाभाऊ आगे बढ़े। उन्होंने अपने कथाओं में, जहां तक हमारी जानकारी है, कि लगभग 250 से ज्यादा कहानियां लिखी उन्होंने। उपन्यास उनके लगभग 32 से ज्यादा उपन्यास हैं उनके। कई उपन्यासों पर फिल्में बनी हैं उनके। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, भाई अछूत परिवार से आते हैं, तो अछूतों के लिए तो शिक्षा के द्वार वैसे ही बंद थे। और अण्णाभाऊ वाटे गांव से आते हैं, महाराष्ट्र का, कोंकण का एक बड़ा ही दूर दराज इलाका। वहां से वे रोटी की तलाश में मुंबई की ओर चलते हैं और अपना ये सारा सफर उन्होंने लिख रखा है। और उनके इस सफर में जितना संघर्ष रहा, जितनी वेदनाएं रही, जितनी यातनाएं रही, उन्हीं वेदना और उन्हीं यातनाओं के साथ उन्होंने अपने साहित्य को भी अभिव्यक्त किया। स्कूल से उतना उनका वास्ता नहीं, लेकिन साहित्य अगर अण्णाभाऊ साठे का पढ़ें तो किसी भी अव्वल दर्जे के पढ़े लिखे आदमी से भी बेहतर अभिव्यक्ति उनके साहित्य की है। तो स्कूलों का दरवाजा ना देखने वाले ये लोग, जिन्होंने इतने बेहतर साहित्य की रचना की, ऐसे लोगों को अनुलेखित कर देना, ये भी एक जानबूझकर किया हुआ षड्यंत्र होता है। इस षड्यंत्र को भी समझा जाए, क्योंकि ये षड्यंत्र वो पढ़े लिखे इतिहासकार करते हैं जिन्हें सिर्फ इतिहास लिखना होता है। अण्णाभाऊ साठे इतिहास रचने वालों में से, इतिहास की रचना करने वालों में से, और इसलिए अण्णाभाऊ साठे को साहित्य सम्राट, साहित्य रत्न, लोक शाहिर, ऐसी अलग अलग उपाधियों से नवाजा जाता है। उन्हें मैक्सिम गोर्की तक कहा जाता है कि वे भारत में मैक्सिम गोर्की की तरह अभिव्यक्त होते हैं। अण्णाभाऊ साठे ने लिखा तो है मराठी में, लेकिन कई भाषा में जब उनके अनुवाद आए, आप उनके फिल्में भी देखिएगा। आज हम उनके उपन्यास के एक कुछ हिस्से को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि उनका एक बड़ा अच्छा एक छोटी सी कहानी है उनकी, स्मशानातील सोने। ये मराठी में आता है, यानी कि इसे हिंदी में समझा जाए तो स्मशान का सोना ये कहा जा सकता है। वास्तव में ये मराठी साहित्य में अगर इसे कहा जाए तो ये एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है और बड़ी अच्छी कथा है, जिसे सर्वोत्कृष्ट कथा कहा जाता है, सर्वोत्कृष्ट कहानी। इसका अगर छोटा सा सारांश हम लोग देखें, भीमा, जो कि वारणा नदी की, भीमा वारणा के किनारे पर रहने वाले ये एक शक्तिशाली व्यक्ति है। और इसको लगता है कि ये मुंबई में जाकर पैसा कमाएगा और पैसा कमाकर फिर अपने परिवार को का जो सपना है वो उसको पूरा करेगा। वो जिस खदान में पत्थर तोड़ने का काम करता है वो एक दिन बंद हो जाती है। इसकी कहानी का ये एक छोटा सा सार है, जो वो बंद हो जाती है और दर दर उसे ठोकरें खानी पड़ती है। वो शमशान घाट में राख के टीले के पास आता है और सोचता है, खदान बंद हो गई। शमशान घाट पहुंचा और वहां जली हुई लाश का जो राख का टीला पड़ा है उसके पास आता है और आकर सोचता है कि एक दिन हमें भी ऐसे ही मरना है। उस राख के टीले को देखकर भीमा ये सोच रहा है। वो सोच ही रहा था कि उसे एक सोने की अंगूठी मिलती है वहीं राख में, और वह फिर हर रोज सोने की खोज में शमशान में घूमता रहता है। उसे लगता है कि भाई अंगूठी मिली राख में, तो वो फिर शमशान में
अंगूठी खोजने लगता है, सोना खोजने लगता है, और एक दिन वो मुर्दे के हाथ की अंगूठी और मुंह में फंसा सोना निकालने का प्रयास करता है। परंपरा है कि कोई अगर मर जाता है तो उसके मुंह में सोने का छोटा सा टुकड़ा देने वाली जो परंपरा है, अभी तो नहीं देते, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं। तो ये उसके हाथ से और उसके मुंह से वो सोना निकालने की कोशिश करता है, और एकाएक 10-15 सियार उस पर हल्ला बोल देते हैं। सियारों के हल्ले में उन्हें खदेड़ने में भीमा घायल हो जाता है, और पेट की भूख मिटाने उसे वन्य प्राणियों से भी जूझना पड़ता है। और वो जो लाश है, उसके मुंह से सोना निकालते समय जल्दबाजी में उसकी उंगलियां उसमें फंस जाती है, और उधर गांव में कोई प्रेत को बाहर निकालने का प्रयास कर रहा है। ये सोच लोग लालटेन लेकर स्मशान भूमि की ओर आने लगते हैं। इधर सियारों का हमला हुआ है। भीमा वो मुर्दे की लाश से उंगलियां उसकी फंस गई है, वो मुंह से सोना निकालने में, और लोग ये समझते हैं कि भाई कोई लाश को निकालने की कोशिश कर रहा है, और ऐसा सोचकर लोग लालटेन लेकर उस तरफ आने लगते हैं। और भीमा घबराहट में उंगलियां निकालने के लिए मुर्दे पर प्रहार करता है, और खींचतान में उसकी उंगलियां कट जाती है, पर वो भाग जाने में सफल हो जाता है। वो उंगलियां उसके मुंह में छूट जाती है मुर्दे के, और वो वहां से भागने में तो सफल हो जाता है। पेट के लिए आदमी किस स्तर पर उतर सकता है, ये बात अन्नाभाऊ साठे अपनी इस कहानी में अभिव्यक्त करते हैं। और देखिएगा, इसी के आसपास की जो कहानियां हैं, ऐसी ही कहानियां सैकड़ों कहानियां अन्नाभाऊ साठे ने अभिव्यक्त की है कि आदमी पेट के लिए कैसे संघर्ष करता है, अपनी भूख का शमन करने के लिए कैसे संघर्ष करता है। उसके गीत, उसको गीतों के रूप में, उसको साहित्य के रूप में, उनको कहानियों के रूप में, उनको उपन्यास के रूप में, उनको लेखों के रूप में अन्नाभाऊ साठे ने व्यक्त किए। आज उनके स्मृति दिवस पर अन्नाभाऊ साठे का अभिवादन करते हैं, और यहाँ रुकते हैं आज की बात में। कल मिलेंगे किसी और बात के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।